वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में। अब ये जो स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि इसी स्टॉक की एक सब्सिडरी जो है ये एक नए सेक्टर में काम कर रही है। अब सेमीकंडक्टर सेक्टर तो सबको पता है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाना है या सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत सारी आपको कंपनियां दिखती है जो कि एक चिप बनाने का काम करती है। वेदांता ने भी उसमें से एक प्लांट लगाया हुआ है। लेकिन हम जो स्टॉक देखने वाले हैं इस स्टॉक की सब्सिडरी सेमीकंडक्टर की चिप बनाती है डिफेंस और स्पेस के यूज़ के लिए ओनली। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छा देखने को डेफिनेटली मिल सकता है क्योंकि सेमीकंडक्टर का यूज़ हर सेक्टर में होने वाला है और ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये डिफेंस में और स्पेस में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। अब ये जो है ये सब्सिडरी करती है पर मेन कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो मेन कंपनी के आप अगर पूरे फीचर्स देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी सोचेंगे कि पहले मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की तो हमें एक डिफेंस का ओवरलुक देखना चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में आगे ग्रोथ है भी या नहीं या हम अभी इसमें इन्वेस्ट करके रख लें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने कुछ समय पहले ही डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बातें बोली थी अपने इंटरव्यू में। जैसे 13 जून के आसपास हमें उनका एक देखने को मिला था जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है इनका इंटरव्यू और उसमें इन्होंने कहा था कि डिफेंस के जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का वो उनको बढ़ाना है आने वाले टाइम में। अब डिफेंस का अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो सबसे पहले डिफेंस एक्सपोर्ट कितना करता है तो 2024 में अगर देखें तो 21,083 करोड़ का एक्सपोर्ट था। अब उनका टारगेट आने वाले समय में कितना है 50 करोड़ का टारगेट है टिल 29 फाइनेंशियल ईयर 29 तक। बहुत ह्यूज टारगेट है, आप देख सकते हो डबल से ज्यादा का टारगेट 2x से ज्यादा का टारगेट है। साथ ही साथ उन्होंने हमें एक चीज और प्रोडक्शन के बारे में बताई थी और प्रोडक्शन जो FY23 का था ये करीबन 1 ट्रिलियन था, FY24 का जो था 1.6 ट्रिलियन था और डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट उन्होंने कितना बताया कि FY29 तक उनको करीबन 3 ट्रिलियन का टारगेट रखना है जो कि 2x के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये सब बातें तो समझ में आई उनकी कि उनका जो फ्यूचर उन्होंने सोचा है FY29 तक के वो उन्होंने एक्सपोर्ट में साथ ही साथ प्रोडक्शन में जो है 2x के ऊपर का उनको जो है चेंजेस चाहिए या उनका टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए बजट 2024 में डिफेंस को क्या एलोकेशन मिला ये भी देखना जरूरी है क्योंकि टारगेट जो है डिफेंस मिनिस्टर का कुछ भी हो लेकिन एलोकेशन ही अगर नहीं हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा। बजट 2024 में हमें देखने को मिला है 6.21 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट। अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे 6.21 लाख बहुत कम है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो बजट है ये प्री बजट है यानी सिर्फ 6 मंथ के लिए है। नेक्स्ट ईयर हमें फिर से एक न्यू बजट देखने को मिलने वाला है तो अकॉर्डिंग फॉर द 6 मंथ्स इट्स अ मोर देन इनफ। आप किसमें कितना एलोकेशन है आप देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1.72 लाख का, रेवेन्यू करीबन 92,088 करोड़ का देखने को मिलता है। डिफेंस पेंशन्स का अलग बजट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ पे अलाउंस के लिए अलग है और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर जो आएंगे MOD उनके लिए अलग है। बेसिकली 6.21 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है जो कि एक बहुत अच्छी बात है यानी जो टारगेट हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने हमको बताया वो अचीव करने में डेफिनेटली ये बजट का एलोकेशन उनकी मदद कर सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे कि हम बात कर रहे हैं वो कंपनी कौन सी है। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी डिजाइंस, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई हाई वैल्यू एडेड RF एंड माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट्स। अब ये माइक्रोवेव वो माइक्रोवेव नहीं है जो हम घरों में यूज करते हैं। साथ ही साथ सब सिस्टम एंड system finding for a defense, space, telecom,
मेट्रोलॉजी एंड सिविल कम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस में यूज होता है। यानी ये जो कंपनी है ये डिजाइन भी करती है, डेवलपमेंट भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, सप्लाई भी करती है हाई वैल्यू एडेड आरएफ्स। और ये जो चिप्स बनाती है वो चिप जो है ये डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम, मेट्रोलॉजी और सिविल कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में यूज होता है। अगर हम ये सारे जो सेगमेंट है इनका रेवेन्यू देखें तो आप देख सकते हैं डिफेंस में करीबन 48% का, एक्सपोर्ट 48% करती है। साथ ही साथ मेट्रोलॉजी जो है इसमें 1%, स्पेस और अदर्स में 3% और अदर को 1% का इनका जो है हमें रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। अब एग्जैक्टली ये कौन से प्रोडक्ट बनाती है अगर हम ये बात करें है कि ये एग्जैक्टली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के लिए बनाती है, स्पेस के लिए बनाती है, मेट्रोलॉजी, होमलैंड सिक्योरिटीज भी बनाती है। साथ ही साथ ये सिस्टम्स भी बनाती है अलग अलग, आप देख सकते हैं एंटीनास भी बनाती है और जीएनएस सॉल्यूशंस भी है। साथ ही साथ हमें ग्राउंड व्हीकल्स के लिए अननेम्ड भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को अगर आप और डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जैसे डिफेंस में सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हम अगर डिफेंस की बात करें कि डिफेंस में ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है तो आप देख सकते हैं रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक और टेलीमेट्री के सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जितने भी स्पेस से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, सारे प्रोडक्ट ये कंपनी की तरफ से बनते हैं। अगर आप इसका क्लाइंट बेस देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, बड़े बड़े नाम इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके क्लाइंट बेस में भारत डायनामिक्स भी है, अदानी डिफेंस एरोस्पेस भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखने को मिलता है, HAL भी देखने को मिलता है, इसरो भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ IITM भी है, रैंथम भी टेक्नोलॉजीज भी है, IAA इटला भी देखने को मिलता है, लार्सन एंड टुब्रो भी देखने को मिलता है। राफेल, अभी राफेल जो है ये राफेल इजराइल कंपनी, इसको किसी और से कनेक्ट नहीं करना। तो इतनी बड़े बड़े यहाँ पे ये नाम देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इसको थोड़ा और डीप में देखें तो आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज भी देखने को यहाँ पे इनकी क्लाइंट बेस में मिलती है, इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर भी जो कि अंडरटेकिंग्स हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन OEMs लाइक L&T, अदानी डिफेंस एरोस्पेस, IITMs भी इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है। बेसिकली इस कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलता है। अब चलिए फट से हम एक बार ओवरलुक करते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 8,621 करोड़ का जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है, यानी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है ये, यानी यहाँ पे रिस्क भी हाई है लेकिन रिटर्न भी हाई मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 71 देखने को मिल रहा है, ROE 18 है और ROCE हमें 18 और ROE 15 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम बात करें तो बेटर ही देखने को मिल रहा है ROE और ROCE। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 0.22% है, फेस वैल्यू 2 का है, यानी अब भी स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 238 करोड़ की 0.25 यानी नई के बराबर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है प्रमोटर का होल्डिंग 6.54 है, इसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, तो आप बने रहिएगा, ये चीज आपको एक नई सीखने को मिलने वाली है। चलिए हम थोड़ा इसके और फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें और रिजर्व्स बैलेंस शीट में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्व्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे ग्रोइंग देखने को मिल रहा है और अर्निंग पर शेयर भी हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंसिस्टेंसी से पे करने वाली कंपनी यहाँ पे देखने को हमें ये मिलती है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 सालों में 25% से बढ़ा हुआ है, 3 सालों में हमें 12% देखने को मिल रहा है और
हम एवरेज निकालें तो 11% है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 25% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 105% है। सेल्स ग्रोथ अगर कम भी हो तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे कितने गुना बढ़ चुका है। अगर हम यहाँ पे 3 साल की भी कंपैरिजन करें तो सेल्स ग्रोथ 12% है और यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 61% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल में 63% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स में थोड़ा दम डेफिनेटली देखने को मिलता है। ₹1956 करोड़ का हमें यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर इसका कैसे होने वाला है, इसके पास फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स हैं, तो करीबन 1956 करोड़ के ऑर्डर बुक अभी भी हमें फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 24 में देखने को मिल रही है, यानी 2x रेवेन्यू के करीबन हमें ये फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब सेल बनता है, लेकिन यहाँ पे जो है दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। सेल्स के मामले में ना बहुत से लोग ये कंपनी का एक ड्रॉबैक गिनाते हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसका ये कंपनी का ज्यादा है सेल यहाँ पर, और इंटरनेशनल सेल बिजनेस जो है ये हमें यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो अब अगर हम देखा जाए तो डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डोमेस्टिक बिजनेस का करीबन हमें 40 से लेके तो 45% तक देखने को मिलता है, क्या, ग्रॉस मार्जिन। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वो 8 से 10% तक का हमें देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो डोमेस्टिक बिजनेस है ये बहुत अच्छा है, और एक्सपोर्ट हम अगर बोलेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट या जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये हमें कम देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी कंपनी का इस तरह है भी तो आपको ये पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस 40 से 45% का एवरेज ग्रॉस मार्जिन देता है, और एक्सपोर्ट्स या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में हम जाए तो वो 8 से 10% का ग्रॉस मार्जिन देता है एवरेज। तो डेफिनेटली अगर इस कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा है तो डेफिनेटली 40 से 45% का एवरेज ग्रॉस मार्जिन है, जो कि ज्यादा अच्छा है। हायर डोमेस्टिक सेल मतलब हायर ग्रॉस मार्जिन, और विच मीन्स के इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्जिन। अगर यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली ये प्लस पॉइंट है, ना कि इस चीज का नेगेटिव पॉइंट है। हम बात करें कि कौन से कंपनी की हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। अब एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड की अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जो है इनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अराउंड 24,000 से लेके 25,000 करोड़ तक हमें देखने को मिलती है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स विच वेयर दे आर इन्वेस्टिंग और प्रोडक्टिंग और गोइंग थ्रू इन अ बिजनेस। तो वो भी टिल कब तक, 28 तक, फाइनेंशियल ईयर 28 तक ही हमें इनकी जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो आती है एस्ट्रा के सब्सिडरीज। एस्ट्रा के बेसिकली 3 सब्सिडरी है, आप देख सकते हैं, एस्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, एलियस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट लिमिटेड एंड एस्ट्रा रेफेल कॉस्मो प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें से हम बात करने वाले हैं एलियस की। अब ये एलियस जो इसकी सब्सिडरी है ये एक फॉरबिस MMTC डिजाइन हाउस बेस्ड है सिंगापुर की, और एलियस ये सेमीकंडक्टर डेवलपर भी है। ये कंपनी ये सेमीकंडक्टर बनाती है जिसका स्पेस और डिफेंस में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ये जो कंपनी है इसका जो सेमीकंडक्टर बनाने का तरीका है उसमें ये सेमीकंडक्टर डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, और ये जो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, डिजाइन करती है, ये जो डिजाइंस किए हुए सेमीकंडक्टर चिप है ये डिफेंस और स्पेस में, एरोस्पेस स्पेस में ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आने वाले समय में डिफेंस में ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे यूज होगी, डेवलप होगी, वैसे वैसे इस सेक्टर को और इस स्टॉक को बहुत वैल्यू आएगा। अब हमें ये डायरेक्ट बाय करते आएगी क्या, तो नहीं, हमें एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स में ही बाय करना होगा, तब हमें ये बाय करते आएगी। अब मैं आपको एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए बताने वाली हूँ, और इसके लिए चलते हैं हम एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के
जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन किया है, जिसमें कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है 8% से भी कम होते होते आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6-6.5% रह चुका है। और आपको पता है हम ऐसे वैसे स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते कभी, या हम स्टडी भी नहीं करते, और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 76% है। अब ऐसा होते हुए एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? तो गाइस हाँ, करना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह का दिख रहा है, इसका रीजन है प्रमोटर्स का रिक्लासिफिकेशन एज अ पब्लिक। जी हाँ, जब प्रमोटर्स जो है बहुत वक्त से शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी में म्यूट बनकर है, यानी किसी भी पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को आगे भी पार्टिसिपेंट नहीं बनना है, तो वो कंपनी को एक एप्लीकेशन देंगे सेबी को, और हमें प्रमोटर से रिक्लासिफाइड कर कर पब्लिक में कन्वर्ट किया जाए, इस तरह का एप्लीकेशन वो होता है। और सेबी उसको अप्रूव करेगी विद द सम नॉर्म्स और कंडीशंस, और उसके बाद वो प्रमोटर्स को पब्लिक एज अ रिक्लासिफाइड किया जाता है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव में यही हुआ है, इनके सारे प्रमोटर्स को रिक्लासिफाइड किया गया है और पब्लिक बनाया गया है, और इसी कारण से एस्ट्रा माइक्रोवेव में आपको प्रमोटर्स करीबन 6.54% देखने को मिल रहा है और पब्लिक करीबन 76% देखने को मिल रही है। तो ये कोई भी प्रॉब्लम वाली बात डेफिनेटली नहीं है। प्रमोटर जब रिक्लासिफाइड होकर पब्लिक बन जाएंगे, तो रिक्लासिफाइड होने के बाद पब्लिक कि 10% से ज़्यादा, जैसे हम लोगों को भी वोटिंग राइट्स ज़्यादा नहीं होते, वैसे उन लोगों को 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं होते। उसके अलावा कंपनी पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंटाइटी पे किसी भी तरह का कंट्रोल उनका नहीं बचता। ऑब्वियस है, प्रमोटर से वो पब्लिक बन चुके हैं, जितने राइट्स हमें हैं उतने ही राइट उनको भी रह जाते हैं। तो आज जो हमने बात की है वो हमने की है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर साथ साथ डिफेंस स्पेस मेट्रोलॉजी ऐसे सेक्टर्स में काम करती है। और इसके अलावा ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी होने के साथ साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी डेफिनेटली देखने को मिलती है। और इसी की जो सब्सिडरी है आउट ऑफ 3, ये है एलियस सेमीकंडक्टर लिमिटेड। अब ये एलियस जो है ये एक सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करती है, जो कि डिफेंस में और स्पेस में यूज होती है। आने वाले समय में इस चीज को बहुत स्कोप डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें तो एस्ट्रा का क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग देखने को हमें मिल रहा है। डिफेंस में बहुत अच्छा एलोकेशन होने की वजह से आने वाले समय में हमें डिफेंस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एस्ट्रा माइक्रोवेव में प्रमोटर्स का रिक्लासिफिकेशन, यानी एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा कि कम से कम प्रमोटर है तब भी आपको देख लेना चाहिए कि रिक्लासिफिकेशन तो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड जो है एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी होने के साथ साथ एक चीज और है कि ये कंपनी अभी बहुत तेजी में देखने को मिलती है, और तेजी में होने की वजह से ये कभी भी जो है 40-50% का हमें जो है एकदम से करेक्शन भी दिखा सकती है। तो इन्वेस्ट करने के पहले आपको एक करेक्शन पॉइंट पे आने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। एकदम से जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। फ्यूचर में ये बहुत अच्छा हमें एक जो है नए पॉइंट पे लेके जा रही है, एक नए बिजनेस की तरफ लेकर जा रही है। जैसे ही सेमीकंडक्टर का यूज डिफेंस में होना शुरू होगा, ये कंपनी आपको बहुत अच्छा करते हुए देखने को भी मिलने वाली है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी फंडामेंटल रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी पूछिए, उसके बाद आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।